Hi guys, welcome to the channel The Gavel Capsule. So this is our first video, ये हमारा पहला वीडियो है and today we are going to learn about company law. So basically बोला जाए तो सिंपल शब्दों में कंपनी लॉ वो नियम है और वो कानून है जो डिसाइड करते हैं कि कंपनीज कैसे बनेंगी, कैसे काम करेंगी, उनके क्या राइट्स हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. ये समझ लो कि ये हर एक बिजनेस का एक इम्पॉर्टेंट रूल बुक है जो सबको साथ में मिलकर ठीक तरीके से काम करने में हेल्प करता है. ओके, इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ. कंपनी लॉ गवर्न्स द क्रिएशन, रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी. कंपनी लॉ ध्यान रखता है कि आपको कंपनी को क्रिएट कैसे करना है, उन्हें रजिस्टर कैसे कराना है और उनके क्या रूल्स होंगे. It outlines the rights, duties and obligations of the stakeholders. Stakeholders क्या होते हैं ये हम आगे बढ़ेंगे. Basically ये outline करता है, ये बताता है कि एक stakeholder की rights, उनके हक, उनकी क्या क्या कर्तव्य हैं, उनकी क्या क्या ड्यूटी है और उनके क्या क्या liabilities and obligations है कि उन्हें ये काम करना ही है, ये बताता है. इसको हम corporate law या business law भी बोलते हैं. अब कंपनी के बारे में जो प्रॉपर डेफिनेशन है ये है कि अ कंपनी इज़ अ लीगल एंटिटी फॉर्म्ड बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स टू एंगेज इन एंड ऑपरेट अ बिजनेस, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल. क्या इसका मतलब है कि अगर सिंपल भाषा में बोलो तो कंपनी क्या होती है? ये कुछ लोगों का एक ग्रुप होता है जो मिलकर कोई बिजनेस करते हैं. ये बिजनेस कोई भी हो सकता है, मतलब कुछ बेचना, कुछ बनाना या कोई भी ऐसा काम जिससे आप पैसा कमा सकते हो. इसको हम कमर्शियल या इंडस्ट्रियल काम बोलते हैं. लेकिन हमेशा ये नहीं होता कि सिर्फ पैसा ही कंपनी बनाए. ज़रूरी नहीं कि तुम पैसा ही कमाओ. कभी कभी कुछ लोग मिलकर कोई अच्छा काम करने के लिए भी कंपनी बनाते हैं, जैसे कला को बढ़ाने के लिए, साइंस या पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, या फिर किसी की मदद करने के लिए. तो कंपनी एक तरह से साथ आना है और वो कोई काम करना है. इसका पर्पस क्या होता है? टू कैरी ऑन बिजनेस फॉर प्रॉफिट. ज़रूरी नहीं है प्रॉफिट हो, लेकिन प्रॉफिटेबल भी हो सकता है. या फिर आर्ट को प्रमोट करने के लिए, साइंस को प्रमोट करने के लिए, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, चैरिटी करने के लिए. व्हाट इज एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स? एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स क्या है? इट रिप्रेजेंट्स एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु कम टुगेदर विद अ कॉमन ऑब्जेक्टिव. यही बात मैंने आपको बताई. नाउ ये कंपनी भला है क्या? तो इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन होगा. ऑब्वियसली वी आर लर्निंग लॉ, तो उसमें ये पता चलेगा कि कंपनी होती क्या है. सो अगर कहा जाए तो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सब क्लॉज 20 के हिसाब से कंपनी वो है जो एक ऐसे नए कानून के अंदर बनी है और रजिस्टर हुई हो, या फिर अगर कोई कंपनी पहले के कानून में भी बनी है और रजिस्टर हुई थी तो वो भी कंपनी ही कहलाएगी. जैसे कि कंपनीज एक्ट 1956 या फिर उससे भी पहले का जो एक्ट है इंडियन कंपनीज एक्ट 1930, 1882 जो थे. सीधी बात यह है कि अगर कोई भी बिजनेस कानूनी तौर पर कंपनी के रूप में रजिस्टर हुआ है, चाहे वो आज का कानून में ही क्यों ना हुआ हो या पुराने में ही क्यों ना हुआ हो, तो उसे हम कंपनी कहेंगे. जैसे ये निविया है, क्रीम की कंपनी, ये भी एक कंपनी ही है जो किसी कानून के अंदर रजिस्टर हुई होगी. यही चीज़ हमारा सेक्शन 2 सब क्लॉज 20 बताता है कंपनीज एक्ट का, दैट अ कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस लॉज. प्रीवियस लॉज के बारे में मैंने आपको बताया, वो मेंशन है यहाँ पे. अब हम आते हैं डेवलपमेंट ऑफ कंपनी लॉ के अंदर, कि मतलब ये जो कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, तो इसके लिए एक नया कानून बना था. इसको पहले कंपनीज बिल बोलते थे. ये लोकसभा में 18 दिसंबर 2012 में पास हुआ था और राज्यसभा में 8 अगस्त 2013 में पास हुआ था. फिर इसको प्रेसिडेंट ने अपनी मंजूरी दी थी 29 अगस्त 2013 को, और ये कानून पूरे देश में 30 अगस्त 2013 से लागू हुआ था. इसलिए आज की डेट में हम इसे बोलते हैं कंपनीज एक्ट 2013. ये जो नया कानून है इसमें टोटल 470 सेक्शंस है जो आपकी की फैक्ट्स में लिखा हुआ है. 29 चैप्टर्स हैं, 7 स्केड्यूल्स हैं और री अपील्ड कंपनीज एक्ट 1956 को भी इसमें कंसिडर किया गया है.
उसको हटा दिया है, मतलब अब वो चलता ही नहीं है, मतलब कंपनीज एक्ट 1956 को हटा दिया गया है। ये पहले वाला कानून था बट इसको कंसिडर किया गया था इसमें पहले। अब हम आते हैं, एक बड़े जज थे जिनका नाम लॉर्ड जस्टिस लिंडली था। उन्होंने कंपनी के बारे में बहुत अच्छी बातें कही थी। उनके हिसाब से कंपनी क्या है, सो वही हम डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है। अ कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ मेनी पर्सन्स who contribute money or money's worth to a common stock. The common stock is denoted in the form of money and forms the capital of the company. क्या है ये? उन्होंने बोला कि कंपनी बहुत सारे लोगों का एक साथ आना है। ये लोग क्या करते हैं, ये सब मिलकर या तो पैसे देते हैं या कोई ऐसी चीज़ देते हैं जिनकी पैसों में वैल्यू हो, और ये सब कुछ एक साथ जमा होते हैं जिसको कंपनी का कॉमन स्टॉक या कॉमन कैपिटल कहते हैं। सिंपल भाषा में बोलो तो कंपनी का फंड। अब ये लोग ये पैसे या ये चीज़ देते हैं, वो कंपनी के मेंबर्स कहलाते हैं। जो लोग ये सामान दे रहे हैं, स्टॉक कैपिटल जो भी दे रहे हैं, उन्हें हम मेंबर्स बोलते हैं। और उस जमा हुए पैसे में से किसका कितना हिस्सा है वो उनके शेयर्स होते हैं। जैसे अगर एक बड़ा केक है और सबको उसमें से टुकड़ा मिलेगा तो वो टुकड़ा शेयर हुआ, और ये शेयर्स आमतौर पर आप किसी को दे सकते हो या बेच सकते हो। हाँ, कभी कभी उसको बेचने के लिए कुछ रूल्स हो सकते हैं, थोड़ी रोक टोक हो सकती है, लेकिन जनरली ये ट्रांसफ़र हो सकते हैं। अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी। देखो, जब हम कहते हैं कि एक कंपनी है तो उसके फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों सेम बात होती हैं, तो वो क्या क्या हो सकते हैं, तो उनको भी हम कुछ बेसिस में डिवाइड किए हुए हैं, जैसे कि इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी, सेपरेट प्रॉपर्टी, परपेचुअल सक्सेशन, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, कॉमन सील, सेपरेट मैनेजमेंट, कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड, एंड लास्ट लिमिटेशन ऑफ एक्शन। अब हम इसे एक एक करके पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन के बारे में। सो बेसिकली जब हम ये कहते हैं कि कंपनी एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, तो इसका मतलब है कि कंपनी एक्ट के अंदर इसको रजिस्टर करवाना पड़ता है। जैसे आप अपना नाम लिखवाते हो ना किसी जगह पे, वैसे ही एक कंपनी को भी कानून में अपना नाम दर्ज करवाना होता है। अब ये जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, ये दो तरह से रजिस्टर हो सकती है, या तो प्राइवेट कंपनी बनकर या फिर पब्लिक कंपनी बनकर। इसलिए कुछ मिनिमम लोग चाहिए होते हैं जब कंपनी को शुरू करवाना होता है। अगर कंपनी पब्लिक है तो इसमें कम से कम 7 लोग चाहिए होते हैं, 7, और अगर प्राइवेट है तो सिर्फ 2 लोग भी चलेंगे, और अगर 1 पर्सन कंपनी है तो सिर्फ एक बंदा काफ़ी है। लेकिन अगर कोई ग्रुप है जिसमें 10 से ज़्यादा हैं और वो बैंकिंग का काम करना चाहते हैं, तो या फिर 20 दैट इज़ 20 से ज़्यादा लोग हैं और कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, तो उनको कंपनी के तौर पर रजिस्टर करना ज़रूरी है, या फिर किसी और कानून के अंदर। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें हम इलीगल एसोसिएशन कहेंगे, मतलब गैर कानूनी ग्रुप। सी की पॉइंट्स जो इस पे लिखे हुए हैं, दैट इज़ मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, वही हमने पढ़ा। इसके टाइप्स क्या है, पब्लिक, प्राइवेट, 1 कंपनी, 1 पर्सन कंपनी। इसमें मिनिमम मेंबर्स जो मैंने आपको बताया, और लीगल रेस्ट्रिक्शन के मतलब अगर 10 लोग बैंकिंग सेक्टर में या 20 लोग बिजनेस करना चाहते हैं, तो अगर वो अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाते हैं किसी भी कानून के अंदर या कंपनीज लॉ के अंदर, तो उससे हम इलीगल बोलेंगे। अब सेपरेट लीगल एंटिटी के बारे में पढ़ते हैं। सो बेसिकली इसका मतलब क्या है, कंपनी एक अलग लीगल पर्सन होती है कंपनी एक्ट के हिसाब से। दैट इज अ कंपनी इज अ डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी अंडर द कंपनीज एक्ट। इसे हम एक आर्टिफिशियल पर्सन भी कह सकते हैं, यानी इंसान नहीं पर लॉ के नज़र में एक अलग पहचान है इसकी, ट्रीटेड एज अ आर्टिफिशियल पर्सन। ये कंपनी अपने मेंबर्स से अलग होती है, अलग आइडेंटिटी, अलग एग्जिस्टेंस होती है, विच इज रिटन एज इट एग्जिस्ट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ इट्स मेंबर्स। कोई भी एक इंसान कंपनी का मालिक नहीं हो सकता, दैट इज नो इंडिविजुअल पर्सन ओन्स द कंपनी।
लास्ट पॉइंट इज द कंपनीज प्रॉपर्टी इज नॉट इक्वल टू शेयर होल्डर्स प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है कि जो प्रॉपर्टी कंपनी की होती है वो शेयर होल्डर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती है। अगर आप शेयर होल्डर हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी की प्रॉपर्टी आपकी है। कंपनी लॉ की नज़र में आप में एक अलग यूनिट होती है। ओके, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं कि ये लिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है। इसका मतलब है कि अगर कंपनी को कोई लॉस होता है या वो किसी प्रॉब्लम में फंसती है तो आप सिर्फ उतना ही पैसा देंगे जितना आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया है या देने के लिए अग्री किया है, उससे ज़्यादा आपकी जेब से कुछ और नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप अनलिमिटेड लायबिलिटी है तो अगर कंपनी पर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है ना, तो कोई बड़ा नुकसान हो गया है तो आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी जैसे घर या गाड़ी भी बेचकर कंपनी का कर्जा चुकाना पड़ सकता है। अनलिमिटेड मतलब कोई भी लिमिट नहीं, जितना भी कंपनी ओ करती है वो आपको भरना पड़ सकता है। यही चीज़ लिखी है दैट लिमिटेड लायबिलिटी पे ओनली व्हाट इज अग्रीड अपॉन और अनलिमिटेड लायबिलिटीज पे एज मच एज यू ओ। Shareholders' risk is limited to their share capital. Okay, अब हम बात करते हैं separate property की। Company owns property in its own name. It is not joint property of its members, even if capital is contributed by members. देखो, कंपनी की अपनी अलग प्रॉपर्टी होती है। जैसे आप अपना घर या सामान खरीदते हो ना, वैसे ही कंपनी भी अपने नाम पर ज़मीन, बिल्डिंग या कोई भी चीज़ खरीद सकती है, उसका मज़ा ले सकती है और अगर चाहे तो बेच भी सकती है। अब ये नहीं है कि अगर बहुत सारे लोग ने मिलकर कंपनी बनाई है और उसमें अपना पैसा लगाया है तो कंपनी की प्रॉपर्टी सबकी जोड़ी हुई प्रॉपर्टी हो गई। हाँ, ये सच बात है कि लोगों के दिए हुए पैसे से ही कंपनी की प्रॉपर्टी बनती है, लेकिन वो प्रॉपर्टी कंपनी की कहलाती है, किसी एक या सब लोगों की नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी हैज कंटिन्यूअस एक्सिस्टेंस नॉट अफेक्टेड बाय डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर्स। लीगल हायर्स ऑफ डिसीज्ड बिकम न्यू मेंबर्स। अब ये परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है? अगर आसानी से बोला जाए तो ये कंपनी कभी मरती नहीं है। हाँ, जैसे हम और आप हैं, एक दिन चले जाएंगे, लेकिन कंपनी का ऐसा नहीं होता। अगर सारे शेयर होल्डर्स भी मर गए ना तो भी कंपनी बंद नहीं हो सकती। इमेजिन करो अगर कंपनी के सारे मेंबर्स किसी वजह से ख़त्म भी हो जाएं तो भी कानूनी तौर पर कंपनी चलती रहती है। उसके जो लीगल हायर्स हैं, मतलब जो कानूनी उत्तराधिकारी, मतलब जो लीगली उसको चलाएंगे आगे, जो लिखा हुआ है वो उसको आगे बढ़ाते हैं। फाइन, अब हम आते हैं ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स पे। इसमें सेक्शन 56 में लिखा हुआ है शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, कैन बी सोल्ड और परचेज्ड इन द स्टॉक मार्केट। और प्राइवेट कंपनीज के बारे में लिखा है ट्रांसफर मे बी रिस्ट्रिक्टेड नॉट प्रोहिबिटेड। तो बेसिकली ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स क्या है? इसका मतलब है कि कंपनी के जो शेयर्स होते हैं ना, उसको आप आसानी से किसी और को दे सकते हैं या बेच सकते हैं। सेक्शन 56 के हिसाब से अगर आप पब्लिक कंपनी की बात करो तो उसके शेयर्स शेयर मार्केट में फ्रीली बिक सकते हैं और खरीदे जा सकते हैं। जैसे कोई चीज़ बाजार में बिकती है वैसे ही आप इन शेयर्स को भी बेच सकते हो। हाँ, अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो उसमें शेयर्स ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उनको बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं। कुछ लिमिटेशंस होती हैं, रोक नहीं होती। टोक होती है बट रोक नहीं होती। अब हम बात करेंगे कॉमन सील के बारे में। Companies Amendment Act 2015 says that seal is optional. It is authorized by 2 directors or 1 director plus company secretary if no seal. अब इसका मतलब क्या है? सिंपली बोलो तो ये एक कंपनी की एक तरह की ऑफिशियल स्टैम्प होती है, जैसे आप किसी इंपॉर्टेंट पेपर पर साइन करते हो, वैसे ही कंपनी अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पर ये सील लगाती है। लेकिन अब कंपनीज एक्ट में कुछ चेंजेस हुए हैं 2015 में। अब ये ज़रूरी नहीं है कि कंपनी के पास अपना कॉमन सील हो। कंपनी चाहे तो रखे या चाहे तो ना भी रखे।
अगर किसी कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है तो उसके इम्पॉर्टेंट पेपर्स पर 2 डायरेक्टर्स के साइन करेंगे। ये अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी भी है तो एक डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी दोनों साइन करेंगे। इसका मतलब है कि अगर सील नहीं है तो साइन से भी काम चल जाएगा। अब हम बात करते हैं सेपरेट मैनेजमेंट की। शेयर होल्डर्स इलेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड अपॉइंट्स की मैनेजरियल पर्सनल, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। देखो, कंपनी को चलाने के लिए अलग से लोग होते हैं जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं। वो अपने में से कुछ लोगों को चुनते हैं। इन चुने हुए लोगों को डायरेक्टर्स बोलते हैं और ये सब मिलके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाते हैं। ये बोर्ड ही कंपनी के इम्पोर्टेंट काम करती है। कंपनी के डे टू डे काम करने के लिए बोर्ड कुछ खास लोगों को नौकरी पर रखती है जिनको की मैनेजरियल पर्सन्स कहते हैं। तो मालिक अलग और कंपनी को चलाने वाले अलग, इसी को सेपरेट मैनेजमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कैपेसिटी टू sue and be sued. Company is a legal person, can sue or be sued in its own name. For example, copyright infringement, defamation, negligence. अब इसका मतलब क्या है? जब एक कंपनी रजिस्टर हो जाती है ना, तो वो कानून की नज़र में एक अलग इंसान बन जाती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी खुद के नाम पे, अपने नाम से किसी पे भी केस कर सकती है और कोई और भी कंपनी के नाम से केस कर सकता है। जैसे अगर किसी कंपनी का कॉपीराइट चुरा लिया है या कंपनी की वजह से कोई नुकसान हो गया है तो कंपनी उसके ऊपर केस कर सकती है। और अगर कंपनी ने कुछ गलत किया है, जैसे कि कॉपीराइट तोड़ा है या लापरवाही की है, तो लोग कंपनी के ऊपर केस कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर कंपनी कोर्ट की बात नहीं मानती है ना, तो उस पर भी केस हो सकता है। अगर कोई कंपनी की रेपुटेशन ख़राब करने की कोशिश करता है तो या झूठी बातें बोलता है तो कंपनी उसके ऊपर भी केस कर सकती है अपनी इज्जत बचाने के लिए। अब हम बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ एक्शन की। MOA, Memorandum of Association, defines powers and objectives. Company cannot act beyond MOA unless altered legally. देखो, अगर कंपनी का एक रूल बुक होता है जिसको हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं, MOA, ये MOA बताता है कि कंपनी क्या क्या काम कर सकती है और उसका क्या मकसद है। समझ लो कि ये एक कंपनी की नींव है जिस पर सब कुछ टिका होता है। अब इस MOA में जो पावर और काम लिख दिए गए हैं ना, कंपनी उसके बाहर नहीं जा सकती। मतलब कंपनी वही काम करेगी जो इस रूल बुक में लिखा है। अगर कंपनी को कोई नया काम करना है तो MOA में नहीं है तो पहले उस रूल बुक को बदलना पड़ेगा। जब तक MOA चेंज नहीं होता कंपनी अपनी लिमिट से बाहर काम नहीं कर सकती है। अब लास्ट टॉपिक पे हम आते हैं जिसका नाम है वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप क्या होता है? कंपनी डजंट डाई नेचुरली, एंड्स थ्रू वाइंडिंग अप, कैन बी वॉलंटरली और कंपल्सरी। ऑल्टरनेटिव्स क्या है? अगर वाइंड अप नहीं करना है तो कहीं से मर्जर कर लो, रिकंस्ट्रक्शन, एमालगमेशन। इसका मतलब क्या है कि देखो, अभी हमने बात की थी कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब वो नेचुरल तरीके से नहीं मरती जैसे हम लोग मरते हैं। तो अगर कंपनी को बंद करना है ना तो उसके लिए एक स्पेशल प्रोसेस होता है जिसको हम वाइंडिंग अप बोलते हैं। ये समझ लो कि कंपनी के कानूनी तौर पर ख़त्म करने का एक तरीका है। ये वाइंडिंग अप अपनी मर्जी से भी हो सकता है जिसको वॉलंटरी बोलते हैं, और फिर कोर्ट के ऑर्डर से भी हो सकता है जिसको कंपलसरी बोलते हैं। हाँ, लेकिन अगर कंपनी को बंद होने से बचाना हो तो वो 2 कंपनीज को मिला भी सकते हैं जिसे हम मर्जर बोलते हैं, या फिर अपनी स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं जिसको एमालगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन या रीऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ताकि वो चलती रहे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और क्या गलतियाँ हुई हैं मेरे से या कोई चीज़ जो आपको समझ नहीं आई हो, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट डाउन। थैंक यू सो मच।